गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आप देख रहे हैं टेक आपकी जुबान में। अब ये जो शो है ये डायरेक्ट आपसे बातचीत करने के लिए हमने बनाया है। अब इस वाले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं PlayStation 5 बनाम Xbox Series X इस विषय के बारे में। आपको दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए, इन कंसोल्स में क्या अच्छा है, क्या कमियां हैं, क्या और अच्छा हो सकता था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और साथ में आपको मैं पहले ही बता देता हूँ एक बार कि इस चैनल पे अगर आप चाहते हैं कि इस शो में आपके सवालों के जवाब मिल जाए तो आप जाइए हमारे चैनल पे youtube.com/gadgets360 हिंदी, वहां पर कम्युनिटी टैब पे क्लिक कीजिए और वहां हर हफ्ते हम नया विषय एक लिख देते हैं, उसमें कमेंट में रिप्लाई कर दीजिए आप और जो भी सवाल आपको पूछना है वो पूछ लीजिए, विषय से रिलेटेड हो या ना हो हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर उसका जवाब मिल जाए। तो चलिए अब आज के एपिसोड की हम शुरुआत करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बात करेंगे हम PS5 वर्सेस Xbox के बारे में। तो सबसे पहले इससे बात करने से शुरू करने से पहले आपसे विनती कर देता हूं, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नए वीडियोस बनाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और अगले शनिवार भी आ जाइए यहाँ पर देखने के लिए। हर शनिवार को 1 बजे हमारा शो आता है जिसमें आपसे डायरेक्ट बातचीत होती है। तो सबसे पहली चीज हम कहेंगे इन दोनों कंसोल्स के बारे में कि दोनों काफी महंगे हैं। भारत में 50,000 रुपए के दोनों कंसोल्स है, PS5 भी और Xbox Series X भी। अब आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि इसके सस्ते वर्जन भी मार्केट में है, तो क्या वो लेना चाहिए या नहीं, आप सोच रहे होंगे। देखिए Xbox का Series S है 35,000 का, PS5 का एक ऑल डिजिटल एडिशन है, यानी कि उसमें डिस्क ड्राइव नहीं है। Xbox Series S में भी डिस्क ड्राइव नहीं है, आपको ऑनलाइन ही गेम डाउनलोड करने पड़ेंगे दोनों कंसोल के लिए। और इसमें फर्क बस इतना है कि PS5 में एक ही चेंज किया, उन्होंने डिस्क ड्राइव हटा दिया है और Xbox Series S में रैम कम है, उसमें डिस्क ड्राइव भी नहीं है। और जहां तक मुझे पता है कंसोल में उतनी ताकत नहीं है, उतना पावरफुल नहीं है जितना Series X कंसोल है। तो इसीलिए अगर आप परचेस करने का सोच रहे हैं तो मैं तो आपसे यही विनती करूंगा कि आप अपना बजट थोड़ा एक्सटेंड कर ले और हायर वेरिएंट ही ले ले दोनों कंसोल का। क्योंकि होता यह है कि अगर आप यूज्ड गेम्स खरीदते हैं, यानी कि सेकंड हैंड गेम्स खरीदते हैं आप, तो उसका मार्केट काफी बन जाता है और वो डिस्क ड्राइव पर ही चलता है। सेकंड हैंड गेम्स का मार्केट डिजिटल एडिशन में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि डिजिटल एडिशन अगर आप सोच रहे हैं, चलो एक साइड से आपके पास में है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, जिन्होंने 500 GB का स्टोरेज दिया है अपने कंसोल में। अब 500 GB आप सोचते होंगे काफी होगा, लेकिन अगर आप गेम डाउनलोड करने लगेंगे, स्पेशली AAA गेम्स अगर आप लेंगे, तो आप देख लीजिए कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा गेम जो है वो 100 GB के आसपास आ जाएगा। इसी तरह से आप देख लीजिए कितने भी बड़े बड़े गेम्स, जो भी लेटेस्ट गेम लॉन्च हो रहे हैं आज की डेट में, AAA टाइटल्स यानी कि सबसे बड़े टाइटल्स जो हैं, जो आप खेलना चाहेंगे गेम, जैसे रेड डेड रिडेम्पशन हुआ, GTA 5 हुआ, इन सब की इंस्टॉल साइज आप देख लीजिए काफी बड़ी है। 50 GB के नीचे कोई नहीं आने वाला है, 100 GB ये मतलब बेसिकली नॉर्म बन चुका है इस पे। तो 5 गेम में अगर आपका कंसोल पूरा भर जाएगा, आपको गेम डिलीट करके नए इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगेगा ना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि Series S तो बिल्कुल भी मत लेना। अगर आप लेंगे तो आपको एक्सपेंशन स्टोरेज खरीदना पड़ेगा उसका अलग से। अब एक्सपेंडेबल स्टोरेज माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च तो किया है, Seagate इस कंपनी ने लॉन्च किया है। 23,000 या 24,000 रुपीज में आपको 1 TB स्टोरेज एक्स्ट्रा मिलता है। अब मार्केट में जाके आप हार्ड ड्राइव खरीद लीजिए, ठीक है, तब आप देखिए 1 TB हार्ड ड्राइव का क्या प्राइस है। 1 TB हार्ड ड्राइव आपको मिलेगा 2-3 हजार रुपए के आसपास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 TB हार्ड ड्राइव अगर आपको Xbox Series S के लिए खरीदना है 24,000 रुपए का है। इसीलिए वो वाला कंसोल आप मत लीजिए, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा खर्च कर लीजिए और Series X ही ले लीजिए, वही ज्यादा अच्छा पड़ेगा। डिस्क ड्राइव भी है उसमें, हार्ड ड्राइव भी बड़ा है, 1 TB का स्टोरेज दिया हुआ है। और उसमें क्या है, अगर आपको 1-2 गेम डिलीट भी करने पड़े तो इतना बुरा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि पूरे टाइम कंसोल भरा ही पड़ा है। अब नाम के लिए तो वैसे 500 GB और 1 TB स्टोरेज है, लेकिन सिस्टम में कुछ चीजें पहले से इंस्टॉल होती है जिसके कारण स्टोरेज की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अब बढ़ते हैं PS5 की तरफ। अब यहाँ पर स्टोरेज का क्या हाल है? सोनी ने एक अजीब नंबर चुना है ऐसे, जो ना तो 500 GB है ना तो 1 TB है, उन दोनों के बीच में है। तो लगभग 800 GB के आसपास स्टोरेज है सोनी के कंसोल में। और सोनी ने क्या किया है, आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का विकल्प दिया है और उन्होंने कहा है कि ये स्टैंडर्ड SSD होगा एक्सपेंडेबल स्टोरेज, लेकिन ये वाला अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि सोनी ने कुछ कस्टम SSD यूज किया है और मार्केट में जितने SSD आपको मिलते हैं 90% उतने फास्ट नहीं है। तो उनका एक ही कंडीशन है कि जैसे ही मार्केट में अच्छा SSD आ जाए, मतलब नॉर्मल प्राइसिंग पे, जो उतना ही तेज हो जितना PS5 का SSD है, तब आप एक्सपैंड कर सकते हैं स्टोरेज। तो ये भी एक अच्छी बात तो नहीं है मेरे हिसाब से। अभी आप स्टोरेज एक्सपैंड नहीं कर सकते, 800 GB स्टोरेज उन्होंने दी है कंसोल में, तो फिर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आएगी अगर आप AAA गेम्स ज्यादा खेलते हैं तो। लेकिन ध्यान इसका भी रखना पड़ेगा कि सोनी के कंसोल में आप आज की डेट में अगर आप सोच रहे हैं कि PS4 के गेम्स हम खेलना चाहते हैं, PS5 वाले इतने खेलना नहीं चाहते हैं,
तो फिर ठीक है, मतलब तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अपने पुराने PS4 के डिस्क डाल दीजिए इसमें, गेम वैसे का वैसा PS4 वर्जन चला देगा, ठीक है। लेकिन PS4 से PS5 वर्जन में अगर आपको अपग्रेड करना है तो हर टाइम पे फ्री नहीं दिया हुआ है। इस मामले में माइक्रोसॉफ्ट डेफिनेटली आगे है और काफी अच्छे से जीत सकता है ये, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर रखा है, आपने किसी भी जनरेशन के एक्सबॉक्स का गेम खरीदा हो, अगर वो उनके बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी प्रोग्राम में आता है, यानी कि अगर उन्होंने बोल रखा है कि पुराना गेम नए कंसोल पे चलेगा, तो फिर वो इतना अच्छे से चलेगा और फ्री में चलेगा कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन सोनी ने डेवलपर्स पे दे दिया है कि चलिए आप नए वर्जन को अगर लोगों को फ्री में देना चाहते हैं तो ठीक है, दे दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो ठीक है, आप उनको अलग से चार्ज कर दीजिए, जो भी है। तो उससे क्या हो गया, कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन खड़े हो गए हमारे सामने, जैसे कि कुछ डेवलपर्स ने बोला है कि अगर आपको हमारे 2 साल पुराने गेम का PS5 वर्जन चाहिए तो आप हमारे नए गेम का सबसे महंगा एडिशन जो 7,000 रुपए का वो वाला खरीदिए। अब स्पाइडरमैन गेम ये काफी बड़ा एग्जांपल है इसका। अब स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड है, स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस है, ये दोनों गेम्स है। तो अगर आपको चाहिए दोनों के PS5 वर्जन तो उसमें से एक गेम का सबसे महंगा अल्टीमेट एडिशन आपको खरीदना पड़ेगा, तब आपको पुराने गेम का PS5 वर्जन मिलेगा। और सोनी ने अपने कंसोल में भी थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेशन करके रखा है। आप किसी गेम की पुरानी CD डाल दीजिए PS4 की, यानी ब्लू-रे डिस्क डाल दीजिए, सॉरी माफी चाहता हूँ, उसके लिए थोड़ी गलती हो गई थी। तो PS4 की ब्लू-रे डिस्क आप डाल दीजिए, इसमें गेम खेलना शुरू कीजिए, तो आपको पता चलेगा बाय डिफॉल्ट तो PS4 वर्जन ही प्ले करता है। आपको अलग से जाके एक सेटिंग्स में ऑप्शन होता है 3 डॉट्स मेन्यू के नीचे, वहां पे जाकर ढूंढना पड़ेगा कि PS5 वर्जन इसका है या नहीं है। तो ये भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। एक और बात है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा आगे है सोनी से, अब वो है कंट्रोलर, ठीक है। अब देखिए, Xbox कंट्रोलर या PS5 का ड्यूअल सेंस कंट्रोलर, ये दोनों में से आपको कौन सा पसंद आता है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। पर्सनली मुझे दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों अच्छे कंट्रोलर्स हैं और ऐसे मतलब एज सच कोई दिक्कत नहीं। उनमें बस एक चीज में अंतर है, वो है चार्जिंग फिलोसफी में। अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर रखा है, उसमें AA बैटरी डालने का आपको ऑप्शन दिया है, ठीक है। अब AA बैटरी तो बहुत पुरानी है, ज़्यादा दिन चलती नहीं है। आपको मतलब अगर आप रेगुलरली कंसोल यूज़ करेंगे तो हफ्ते 2 हफ्ते में आपको निकाल के बैटरी चेंज करने पड़ेंगे, मैक्स टू मैक्स 1 महीने में आपको चेंज करनी पड़ेगी बैटरी, अगर आप रेगुलरली हर दिन खेल रहे गेम्स उस पर, तो ठीक है। तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे चलो वहाँ पे AA में रिचार्जेबल बैटरी भी आती है, उसका चार्जर बैटरी अलग से खरीद लेंगे हम और हम उसमें चला लेंगे, तो कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बात बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन सोनी ने क्या किया है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की है। आप जैसे फोन को चार्ज करते हैं वैसे कंट्रोलर को चार्ज कर सकते हैं सीधा। बैटरी अंदर है, प्रोप्राइटरी बैटरी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इससे फायदा ये होता है कि बार बार बैटरी चार्ज करने का, निकालने का वगैरह झंझट नहीं है। सीधा कंट्रोलर चार्ज करो, खेलो, मजा लो। बैटरी लाइफ भले ही उतनी अच्छी ना हो जितनी आपको चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वो अलग से झंझट नहीं है कि बैटरी संभालने का। लेकिन इससे नुकसान ये है, जो मेरे साथ हुआ है PS4 में, ड्यूअल शॉक 4 जो मेरा कंट्रोलर था PS4 के लिए, अब वो तो मुझे फेंकना ही पड़ा आफ्टर अ पॉइंट, क्योंकि वो कंट्रोलर जो है वो एक पॉइंट के बाद में उसकी बैटरी इतनी कम हो गई थी कि वो डिस्कनेक्शन के इश्यूज देने लगा मुझे और ठीक से चला नहीं रहा। फिर उसके बाद में उसको रिपेयर करने का कोई विकल्प नहीं है, या तो आप नया खरीदे या तो पुराना वाला फेंक दीजिए, यही मतलब आपके सामने चॉइस रहती है। तो ये आगे जाके तो होना ही है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर लगता है कि एक बैटरी रिप्लेसमेंट टाइप का कोई प्रोग्राम भारत में सोनी को देना चाहिए यहाँ पर, जिससे आप बैटरीज वगैरह चेंज कर सके काफी आसानी से, आपके कंट्रोलर को बार बार आपको रिप्लेस ना करना पड़े। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन अदरवाइज गेम प्ले एक्सपीरियंस वाइज दोनों कंट्रोलर्स बहुत ही शानदार हैं। अब हैप्टिक फीडबैक वगैरह इतना अच्छा मिलता है उसमें, यानी कि वाइब्रेशन जो हल्का हल्का होता है वो। अब PS5 में खेलते समय एक चीज हमने देखी थी कि फीफा जैसे गेम खेलते समय जैसे ही आपका प्लेयर बॉल को किक करता है, यानी लात मारता है बॉल को, जैसे ही उसने कोई भी शॉट लिया वगैरह, कंट्रोलर हल्का सा वाइब्रेट करता है, ऐसे एकदम वो जो इंस्टेंट फीडबैक मिलता है ना, वो बहुत ही अच्छा है। उसी तरह से Xbox कंट्रोलर में भी आपको अच्छे अच्छे फीचर मिल जाएंगे और दोनों कंट्रोलर से मेरी कोई शिकायत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रोसेसिंग पावर वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। तो अभी ऑन पेपर अगर आप देखेंगे टेराफ्लॉप्स ये एक यूनिट होता है जिसमें वो प्रोसेसिंग पावर को मेजर किया जा रहा है। अब उसमें माइक्रोसॉफ्ट का Xbox सीरीज X सोनी के PS5 से आगे है, लेकिन उससे आपको क्या फर्क पड़ता है आज की डेट में? कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी जो है कंसोल की जनरेशन जस्ट शुरू हुई है। तो जो गेम्स डेवलप होंगे इसके लिए उसमें अच्छी ग्राफिक्स क्वालिटी आपको मिलने की, मतलब 1-2 साल के बाद में भी एकदम लेटेस्ट ग्राफिक्स बढ़िया वाली टेक्नोलॉजी अगर आपको चाहिए तो Xbox में ज्यादा चांसेस हैं उसके आने के, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग पावर थोड़ी ज्यादा है। लेकिन ध्यान रखिए इसी बात की कि देखिए प्रोसेसिंग पावर अभी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन गेम्स वो नहीं है जो अभी उसका फायदा उठा रहे हैं। 2 साल बाद में अगर माइक्रोसॉफ्ट का कंसोल अच्छा बिक रहा है, डेवलपर्स उसके लिए उतना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तब आप उसका मजा ले सकते हैं। लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट का कंसोल समझ लीजिए कि फ्लॉप हो गया या नहीं चला ज्यादा, तो फिर डेवलपर्स भी उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे उसमें, इतनी सारी जो प्रोसेसिंग पावर दे रखी है उसका आनंद नहीं आप ले पाएंगे। तो इसीलिए आज की डेट में प्रोसेसिंग पावर देख के कंसोल मत खरीदिए। आप यही सोचिए कि गेम्स कहाँ पर है और उसके हिसाब से आप कंसोल खरीदिए, ठीक है। तो
तो अभी PS5 में आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे PS4 के डिस्क वगैरह हैं, आपने सस्ते में खरीद लिए हैं, ज्यादातर चल जाएंगे PS5 में। तो आप पुराने वाले गेम्स को अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं नए कंसोल में और आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को सोनी का इकोसिस्टम अच्छा लग रहा है, उसमें जो गेम्स है मुझे वही खेलने हैं सोनी पे, तो ठीक है PS5 ले लीजिए, तो आपके लिए सही है। Xbox की तरफ जाने के लिए कुछ कारण है गेम्स के मामले में भी। एक तो है कि माइक्रोसॉफ्ट ने काफी सारे स्टूडियो हाल ही में खरीद लिए हैं, उसके कारण उनके पास में गेम का कैटलॉग काफी बड़ा बनने वाला है। ठीक है, और मैं आज की डेट में आपको कहूंगा Xbox Series X आप तभी लीजिए जब आपको पता है कि जो गेम्स आपको खेलने हैं वो इस पर ही है और कहीं पे और नहीं है। अदरवाइज आप सोनी की तरफ जा सकते हैं। गेम कैटलॉग के हिसाब से पिछले जनरेशन में बहुत बड़ी लीड थी सोनी के पास में, और वही आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो अभी के लिए सेफ बेट होगा PS5। Xbox 1-1.5 साल में 2 साल में आपको दिख जाएंगे जो गेम टाइटल आ रहे हैं उनके, और उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर जाना है या नहीं। ठीक है, तो आज की डेट में आप ये मत सोचिए कि फ्यूचर में बहुत कुछ आ रहा है और फिर अब भी ले लेते हैं Xbox। हार्डवेयर कितना ही अच्छा हो उसका अल्टीमेटली गेम्स पर ही डिपेंड करता है, आपका निर्णय लेना चाहिए या नहीं उसका। ठीक है, तो गेम्स की बात करेंगे अगर हम, तो फोर्जा सीरीज माइक्रोसॉफ्ट का बहुत ही बड़ा एकदम एक्सक्लूसिव आईपी है, जिसमें आपको एक फोर्जा मोटरस्पोर्ट सीरीज मिलती है जो सिमुलेशन रेसिंग है, यानी कि रियल लाइफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस जैसा होता है उसको ही कॉपी करने की कोशिश करता है वो पूरा। बहुत ही रियलिस्टिक और अच्छी गेम सीरीज है वो एक अच्छा कारण है। फोर्जा होराइजन ये एक और सीरीज है जो आर्केड रेसिंग में नंबर 1 गेम है दुनिया में, यानी कि अगर आपको रेसिंग का एक्चुअल में मजा उठाना है, रियलिज्म पे इतना ध्यान नहीं है, सबसे बढ़िया सीरीज है, मेरी फेवरेट गेम सीरीज में से एक है। तो ये 2 कारण तो है ही। उसके अलावा काफी सारे एक्सक्लूसिव टाइटल्स आ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी, तो आप गेम के लिए जरूर देख लीजिए। और साथ में Xbox गेम पास नाम की एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के सारे फर्स्ट पार्टी गेम्स जितने माइक्रोसॉफ्ट खुद बना रही है सब के सब आपको एक सब्सक्रिप्शन सर्विस में मिलेंगे। नेटफ्लिक्स या फिर Amazon प्राइम वीडियो, हॉटस्टार इसकी तरह सोच लीजिए उसको। 700 रुपए महीना उसका दाम है, उसमें सारे गेम्स का आप मजा उठा सकते हैं। अब सोनी के साथ में जो इस टाइप की कोई सर्विस अभी सोनी तो दे नहीं रहा है भारत में, लेकिन फिर भी गेम्स जो है सोनी में अभी फिलहाल 5000 रुपए के लॉन्च गेम्स आ रहे हैं, AAA वाले, एकदम सबसे महंगे वाले। लेकिन आप देख लीजिए होपफुली 6 महीने 1 साल बाद में इनके प्राइसेस थोड़े कम हो जाएंगे। अब PS4 का अगर आप देखेंगे तो अभी तो 1000 रुपए 1200 रुपए में भी बहुत बहुत अच्छे गेम्स मिल जाते हैं, एकदम टॉप क्लास वाले। उसी तरह से अगर PS5 में गेम के प्राइसेस कम होने लगे 1-1.5 साल के बाद में, तो शायद वो वाली इकोसिस्टम आपके लिए ज्यादा अच्छी हो सकती है। गेम कैटलॉग आप दोनों के गूगल कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, और gadget360.com पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं कौन से गेम्स आ रहे हैं सोनी और माइक्रोसॉफ्ट के नए कंसोल्स पे। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा लेना है मुझे। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर ले, तो उसके बाद आपके सवालों की तरफ बढ़ेंगे हम। अब ये वाला पॉइंट जो है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, वो है इंटरनेट बैंडविड्थ कितनी खर्च करनी पड़ेगी आपको। इन दोनों कंसोल्स में अगर आप देख रहे हैं 100 जीबी के 150 जीबी के गेम्स और अपडेट्स वगैरह आते हैं रेगुलरली, तो आप अगर Xbox Series X ले रहे हैं तो महीने में आप समझ लीजिए 1000 जीबी तक का आपका बैंडविड्थ जा सकता है अगर आप बहुत गेम्स डाउनलोड कर रहे हैं और बार बार मतलब ऑनलाइन वगैरह खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑनलाइन आपको दोनों कंसोल्स में खेलना है तो अलग से सब्सक्रिप्शन सर्विस लेनी पड़ेगी, यानी कि उसमें आई थिंक 3 या 4 हजार रुपए साल का पे करना पड़ता है ऑनलाइन खेलने के लिए। लेकिन अगर आप ऑफलाइन खेल रहे हैं, सिर्फ सिंगल प्लेयर गेम्स वगैरह ज्यादा खेल रहे हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा कोई पे करने की जरूरत नहीं है। तो इंटरनेट बैंडविड्थ दोनों कंसोल में काफी ज्यादा आपको खर्च करनी पड़ेगी। तो ये कंसोल लेने से पहले जरूर सोच लीजिएगा कि आपके पास में ब्रॉडबैंड कनेक्शन अच्छा वाला है या नहीं, या फिर आपका जो हॉटस्पॉट या जो भी मतलब जियोफाई टाइप का बॉक्स है, एयरटेल का डोंगल है, जो भी है इंटरनेट के लिए यूज कर रहे हो, उसमें इंटरनेट की बैंडविड्थ काफी है या नहीं, ये भी सोच लीजिए। बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज होता है ये भी कंसोल लेने से पहले। एंड लास्ट चीज ये है कि दोनों कंसोल्स का साइज काफी बड़ा है, और अगर आपको घर पे फिट करना है उसे तो जगह अलग से बनानी पड़ेगी, इसका जरूर ध्यान रखिए। तो ये थी बेसिक कंपैरिजन। इन दोनों में से कौन सा कंसोल आप लेना चाहते हैं आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और हम बढ़ते हैं आपके सवालों की तरफ। चलिए, सबसे पहला सवाल सुलदीप सिंह तोमर जी का है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर बन चुके हैं। इनको जानना है कि 12000 के अंदर पोको M3 बेस्ट फोन है क्या? रिव्यू का बहुत इंतजार है। सुलदीप जी, हमारा रिव्यू तो आ चुका है, जब आपने सवाल पूछा था उसके बाद नहीं हमने रिव्यू लाइव किया था, तो आपने वो देख लिया होगा, आपको अब तक तो जानकारी मिल गई होगी। लेकिन पोको M3 में बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, डिजाइन बहुत अच्छा है, और साथ में परफॉर्मेंस भी है काफी सही, और इसमें आई थिंक कैमराज औसत है। ठीक है, तो कैमराज अगर आपको एकदम मतलब हाई परफॉर्मेंस वाले नहीं चाहिए तो आपके लिए काफी अच्छा फोन हो सकता है। अंडर 12,000 पोको M3 मोटो G9 दोनों हम टॉप रेकमेंड कर रहे हैं आज की डेट में। आप दोनों रिव्यूज देख लीजिए, आपको जो फोन ज्यादा पसंद आता है वो आप खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी सागर भिंडी जी का कहना है कि बोट रॉकर्स 400 मैंने फ्लिपकार्ट में रिव्यू देखा, बैटरी बैकअप अच्छी है और उसका बेस रेट, उसका जो रेटिंग वगैरह दी है वो भी काफी अच्छा है, तो क्या है हेडफोन परचेस करना चाहिए? सागर जी, अनफॉर्चुनेटली हेडफोन को बिना पर्सनली टेस्ट किए हुए मैं अपनी राय देता नहीं उसके बारे में। तो इसमें देखिए, अगर आप फ्लिपकार्ट पे देख रहे हैं, रिव्यूज वगैरह कैसे देख लीजिए, उसके हिसाब से आप अपना निर्णय ले सकते हैं। ये वाला हेडफोन हमारे पास में रिव्यू के लिए आया नहीं, तो इसलिए मैं इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकता, माफी चाहता हूं उसके लिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी राकेश चौधरी जी जो हमारे रेगुलर व्यूअर है, इनका कहना है कि मेरा आज कोई सवाल नहीं है प्रणय सर, मैं ऐसे आप ऐसे ही पूरी एनर्जी के साथ में काम करते रहिए। राकेश जी, आपकी दुआ से ये चल रहा है ये शो अभी तक, आप डे 1 से हमारे साथ में, मैं जानता हूँ, और गेमिंग के बारे में आपकी ज़्यादा रुचि नहीं है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन अगले हफ्ते ऐसा टॉपिक बनेगा जिसमें आप अच्छे सवाल पूछेंगे, अच्छी टिप्पणी देंगे फिर से, तो आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते और बात करेंगे फिर से, ठीक है। थैंक यू, आपने कमेंट किया, अच्छा लगा। रोशन चौधरी जी जो मेरा रेगुलर व्यूअर है, इनका कहना है कि नमस्ते प्रणय सर, मेरा इस विषय से जुड़ा कोई सवाल नहीं है, लेकिन आप स्वयं स्मार्टफोन को अनबॉक्स क्यों नहीं करते? मैं अक्सर देखा है कि वीडियो गैजेट्स 360 का होता है और वाणी आपकी होती है, मुझे इससे कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही पूछ लिया। ओके रोशन जी, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। इसके बारे में काफ़ी लोगों ने हमसे सवाल पूछा है, तो मैंने सोचा चलो बता ही देता हूँ एक बार। देखिए, अभी लगभग 1 साल से हो ये रहा है जो परिस्थिति चल रही है बाहर, उसके कारण हमारी जो पेरेंट कंपनी है एनडीटीवी, उसने निर्णय लिया है कि सब घर से काम करेंगे, ऑफिस में कोई नहीं जाएगा, एटलीस्ट एनडीटीवी के ऑनलाइन डिवीजन में। तो हम ऑनलाइन में ही आते हैं ना, तो ऑनलाइन डिवीजन में सारे के सारे लोग घर से काम कर रहे हैं। ये सेफ्टी के लिए बना हुआ है मेजर, इसमें मतलब हर कंपनी ने ये अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोच समझ के निर्णय लिया है, और एनडीटीवी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है ये कि सब घर से काम कीजिए, सेफ रहिए, ज़्यादा अपने आप को बाहर जाकर बीमारी से एक्सपोज मत कीजिए, ठीक है। तो इसके कारण होता ये है कि प्रोडक्ट जो रिव्यू के लिए आते हैं वो इंडिविजुअली सबके घर पे आते हैं। अभी गैजेट्स 360 एक काफ़ी बड़ी टीम है, उसमें जो है वेबसाइट पर भी रिव्यू जाता है, फिर वीडियो बनता है और वो हिंदी में भी बनता है, तो ये 3 अलग अलग चीज़ें एक साथ पैरेलल में चलती हैं। तो अभी रिव्यू के लिए जो टीम है हमारे गैजेट्स 360 वाले इंग्लिश के वेबसाइट पे, उनके पास में सबसे पहले डिवाइस जाना है, क्योंकि गैजेट्स 360 का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है वेबसाइट, ठीक है। अब उस वेबसाइट पे जब रिव्यू के लिए जाता है तो सबसे पहले हमारा टेक्स्ट पे फोकस होता है कि टेक्स्ट टाइम पे चले जाए, वेबसाइट में ट्रैफिक आना चाहिए, वहाँ पर जितने मतलब व्यूज़ वगैरह आते हैं आपको जल्द से जल्द जानकारी मिल जाए, ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। तो इसीलिए वो रिव्यूअर जो होते हैं वो पहले ही वहाँ पर डिवाइस को अनबॉक्स करके हमें फुटेज भेज देते हैं, हम स्पेक्स वगैरह देख के रिव्यूअर से बातचीत करके फिर आपको बता देते हैं कि डिवाइस में क्या अच्छा है क्या खराब है, तो इसीलिए अनबॉक्सिंग डायरेक्ट हो नहीं पाती है। दूसरी बात यह है कि इसी में ऐसा नहीं है कि मतलब कोई और पूरा काम कर रहा है और फिर हम बस कैमरा के सामने आके आपको बता दे रहे हैं और फिर आगे चल रहे हैं। हमारी पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ में चलती है ये सारी चीज़ें। हर शाम को एक हम मीटिंग करते हैं जिसमें हम प्लान करते हैं कि अगले दिन अगले हफ्ते के लिए हम क्या क्या वीडियोस बनाएंगे, और काफ़ी सारे जो वीडियोस आप इस चैनल पे देखते हैं और गैजेट्स 360 इंग्लिश चैनल पर भी देखते हैं, उसकी आइडियाज इस तरह से कोऑर्डिनेशन में बनती है। उसके बाद में फाइनल एग्जीक्यूशन कोई भी करे, मैं कर सकता हूँ, हमारे कलीग हैं शुभम, फिर आपने आदित्य को भी देखा होगा जो इस चैनल पर कभी कभी आते हैं और इंग्लिश चैनल पर भी रहते हैं, और दूसरे जितने भी लोग हैं गैजेट्स 360 के वीडियोज़ में, वो सब मिलकर काम करते हैं। और हमारे बीच में कोई इस तरह का मतलब ये बात नहीं होती कि नहीं मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो आप क्यों कैमरा पे जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर हम पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं, क्योंकि एक एक आदमी के पास में पूरे उनकी टास्क लिस्ट होती है दिन की कि आपको इतना इतना काम करना है इस दिन में, और आप जितना एकदम एफिशिएंट होकर टीम के साथ में काम करके अच्छे से कर लीजिए उतना ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रोफेशनल एटीट्यूड के कारण हमने ये निर्णय लिया है अभी के लिए कि इंग्लिश चैनल पर जो भी रिव्यू कर रहे हैं वही वाले लोग कैमरा पर जाके भी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हिंदी चैनल पर 99% वीडियोस में आप देखेंगे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिवाइस में क्या है क्या नहीं है, और ये पूरे मतलब एकदम टीम वर्क का हमने एक निर्णय लिया है। तो अगर हम इंडिविजुअली हर एक डिवाइस मेरी तरफ भी भेजेंगे, फिर से वापस जो भी इंग्लिश साइट के लिए रिव्यू दिख रहे हैं उनके पास भेजेंगे, इस तरह करने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है और फिर आपको रिव्यू टाइम पर नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए स्पीड से पहुंचाने के लिए, साथ में हमारा स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए ये वाला निर्णय हमने लिया है। तो जैसी अभी ये परिस्थिति अच्छी होती है, हम ऑफिस में लौटते हैं, उसके बाद में आप देखेंगे कि मैं सामने से अनबॉक्सिंग करूंगा और मैं सामने से आपको अपनी राय भी दे दूंगा। उसमें कोई मतलब मुझे करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, सिर्फ ये लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है अभी के लिए। और आप तो जानते ही हैं इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, 1 साल से लगभग सब घर से काम कर रहे हैं, ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं, कितने सारे मतलब लोगों को कितनी कठिनाई हो रही है, उसके कारण हमें भी ऐसी कुछ एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ा है। होपफुली आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ठीक लग रहा है तो कॉमेंट करके बता दीजिए आपको क्या लग रहा है इस लॉजिक के बारे में, और हम आपसे अगले हफ्ते फिर से बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तरुण सागर जी जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर है, इनका कहना है कि ओप्पो का स्मार्ट वॉच एप्पल वॉच ऐसी तुलना कर सकते हैं क्या? इन दोनों में से एक्टिविटी मॉनिटरिंग कौन ज़्यादा एक्यूरेट करता है, और कम से कम 4-5 साल के लिए मुझे वॉच चाहिए, तभी इन दोनों में से किसको लेना चाहिए? देखिए तरुण जी, अगर आप एप्पल वॉच कंसिडर कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका पास आईफोन है। आईफोन नहीं है तो एप्पल वॉच लेने में कोई पॉइंट नहीं है। ये आईपैड मैक के साथ भी नहीं चलता है और एंड्रॉइड के साथ में भी नहीं चलता है। तो अगर आपके पास में आईफोन है, बेस्ट स्मार्ट वॉच उसके लिए एप्पल वॉच ही है। और एप्पल वॉच ऐसी मैंने पर्सनली यूज़ किया है, मेरे पास में है, मेरे परिवार वालों के पास में भी है, वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। बस उसका 44 मिलीमीटर वेरिएंट लेना, आप पैसे बचाने के लिए छोटा वाला वेरिएंट मत लेना 40 मिलीमीटर वाला, क्योंकि उसमें बैटरी लाइफ थोड़ी कम है, ठीक है।
4-5 साल के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक्टिविटी मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा एक्यूरेट आपको कोई दूसरा स्मार्ट वॉच नहीं मिलेगा मार्केट में। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एप्पल इकोसिस्टम में जो इंटीग्रेशन होती है आईफोन और एप्पल वॉच के बीच में, उतनी अच्छी इंटीग्रेशन आपको कोई भी दूसरा स्मार्ट वॉच नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए मैं आपके लिए एप्पल वॉच ही रेकमेंड करूँगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप एंड्रॉयड में हैं तो आप ओप्पो वॉच भी देख सकते हैं, उसमें एक्टिविटी मॉनिटरिंग ठीक ठाक है। हमने जितना रिव्यू किया था उसके हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है 15,000 के आसपास उसका प्राइस था, और उस प्राइस के लिए जो फीचर सेट आपको मिल रहा है काफ़ी अच्छा है और एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन इन दोनों में से अगर आप आईफोन के लिए मुझे पूछेंगे कौन सा लेना है, मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ आप बजट बढ़ा के एप्पल वॉच ले लीजिए। जो एक्सपीरियंस आपको वहाँ पर मिल रहा है वो एक्स्ट्रा प्राइस उसका टोटली वर्थ इट है, अच्छा वैल्यू आपको देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए, अगला सवाल हमारे पास में आया है रौनक राज जी का। ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर है। इनका कहना है कि मैं आपके वीडियो पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, इस एपिसोड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रौनक जी, आप देख रहे हैं, अच्छा लगा मुझे। एंड्रॉयड 6 2021 में यूज़ करना ये सिक्योर है कि नहीं, और मंथली सिक्योरिटी पैच का रोल क्या है ये बताइए। देखिए, एंड्रॉयड 6 आप इस साल प्लीज़ यूज़ मत कीजिए, बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। उसका कारण ये है कि ये जो है पुराना हो चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन। अब इसमें जो है ना तो आपको सिक्योरिटी पैच मिल रहा है, जिसके बारे में बात करेंगे हम कुछ मिनटों में, और ना ही आपको एंड्रॉयड के वर्जन अपग्रेड्स अभी मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ में नया अभी डिस्कवर हो गया कि भैया हैकर्स ने पता कर लिया कि एंड्रॉयड 6 में ये कोई एक चीज़ खराब है जिसके द्वारा हम आपके फ़ोन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, सारा डेटा चुरा सकते हैं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे उसमें। अगर हैकर्स को ऐसा कुछ भी मिल गया, ठीक है, तो कौन वो फिक्स करने वाला है? गूगल तो अभी अपडेट नहीं दे रहा है उसमें, बिल्कुल भी एक अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि इतना पुराना वर्जन है, कोई कंपनी नहीं सपोर्ट करती इतने पुराने वर्जन वाले स्मार्टफोन को। तो फिर अगर आप एंड्रॉयड 6 वाले फ़ोन को आज की डेट में यूज़ करेंगे तो कोई भी सिक्योरिटी की इशू आई अगर, या हैकर्स ने कहीं से पता कर लिया कि इसमें कुछ है, वायरस आ गया, मतलब कोई भी नई से इशू आ गई उसमें, इंटरनेट पर नया वाला कुछ थ्रेट आ गया, उसके लिए आपको बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। तो एंड्रॉयड 6 तब सिक्योर इस्तेमाल करना है जब आप उसको पूरी तरह से ऑफलाइन रखेंगे और कहीं पर भी कनेक्ट वगैरह नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे कुछ गेमिंग डिवाइस, ऑफलाइन गेमिंग डिवाइस की तरह यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गया या फिर मोबाइल नेटवर्क पे भी आ गया तो भी मैं नहीं कहूँगा कि उस डिवाइस को यूज़ करना ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है आज की डेट में, तो आई वुडंट एडवाइस दैट। दूसरा, मंथली सिक्योरिटी पैच का रोल क्या होता है? देखिए, अभी आप समझ लीजिए कि गूगल ने कुछ साल पहले एक प्रोजेक्ट निकाला था। अब उसमें उन्होंने क्या किया था कि एंड्रॉयड के जो अपडेट्स आते हैं, ठीक है, तो उसमें उन्होंने एक मॉड्यूलर अपडेट्स वाला सिस्टम लाया है यहाँ पे। तो समझ लीजिए कि 2 अपडेट्स के लिए मेन चीज़ें होती है। एक है कि एंड्रॉयड में नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं, दूसरा है कि एंड्रॉयड में सिक्योरिटी इंप्रूव होती रहती है। उसी का तीसरा लेयर भी है कि बैकग्राउंड में जितने गूगल प्ले सर्विसेज नाम की एक चीज़ चलती है, जो हर गूगल के ऐप को काफ़ी समझ लीजिए महत्वपूर्ण सर्विस है, जो गूगल के ऐप में काफ़ी सारे फीचर्स आपके लिए लाती है। तो गूगल प्ले सर्विसेज की अपडेट होती है, ये भी पीछे एक चलती है। तो ऐसे अलग अलग लेयर पे अलग अलग फीचर्स होते हैं। अब आपके लिए और मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे एंड्रॉयड के नए फीचर। तो गूगल ने क्या किया है, वो सारे फीचर्स को ना एक अलग कंपोनेंट में डाल दिया। उसी तरह से सिक्योरिटी अपडेट्स जितने भी हैं उनको उन्होंने एक अलग बकेट में डाल दिया, और वो आपके लिए हर महीने आती है कि इस महीने के लेटेस्ट सिक्योरिटी इशूज ये सामने आए हैं, इसके लिए ये आपके पास सिक्योरिटी पैच है, इससे ये सारे इशूज फिक्स हो गए हैं। ठीक है, अभी समझ लीजिए इसमें जैसे कि एक कोई हो गया, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्चुअल में हुआ नहीं ऐसा। समझ लीजिए कि गूगल के डिवाइस में आपका वाईफाई पासवर्ड लीक हो रहा है, ठीक है, एंड्रॉयड में। तो दिसंबर में पता चला, ये जनवरी में गूगल ने पैच डाल दिया और जनवरी 1 को वो इशू उन्होंने फिक्स कर दिया, यानी कि आपका डिवाइस फिर वाईफाई का पासवर्ड लीक नहीं करेगा उसके बाद में। उसी तरह से नया कुछ इशू फरवरी में निकला, और गूगल के साथ में क्या है ना, उन्होंने एक बग बाउंटी प्रोग्राम शुरू कर रखे है। बग बाउंटी प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, आपको कोई दिख गया गूगल के ओएस में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम है, हैक हो सकता है, सिक्योरिटी इशू है, आपने गूगल को बता दिया, गूगल आपको पैसे देगी। तो इसीलिए क्या होता है, जो एथिकल हैकर कहते हैं ना, जिन लोगों, काफी सारे लोग जो सिस्टम में फ्लॉज वगैरह ढूंढते हैं ताकि उसे रिपोर्ट कर सकें और सिक्योरिटी इशू फिक्स कर सकें, गूगल कंपनी जैसे, उनके साथ में काम करके इस तरह से बग बाउंटी प्रोग्राम के द्वारा वो काफी सारे इशूज सामने लाते रहती है और फिक्स करते रहती है। तो मंथली सिक्योरिटी पैच में इस टाइप के इशूज को फिक्स करके आपके डिवाइस को ज्यादा सिक्योर बनाया जाता है। अब हर चीज मंथली सिक्योरिटी पैच में फिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जब समझ लीजिए कि प्रोसेसर लेवल पे यानी हार्डवेयर लेवल पे कोई इशू है, उसको तो अब एक सिंपल सिक्योरिटी पैच के साथ में शायद कभी फिक्स नहीं कर पाए। कभी कभी हो सकता है, लेकिन काफ़ी सारे केस में अगर हार्डवेयर लेवल बग रहेगा तो उसमें तो हार्डवेयर लेवल अपडेट करना पड़ेगा या फ़ोन का फर्मवेयर अपडेट करना पड़ेगा, बड़ा एक सिस्टम अपग्रेड भेजना पड़ेगा,
तब जाके वो फिक्स हो पाएगा, या फिर उससे भी नहीं हो पाएगा। तो कुछ अपडेट्स उसमें मतलब ऐसे हैं जो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो उस अपडेट से फिक्स नहीं हो सकते, लेकिन मैक्सिमम सॉफ्टवेयर रिलेटेड सिक्योरिटी इशू जो है वो मंथली सिक्योरिटी पैच से फिक्स हो जाती है। इसीलिए जब भी आप कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस खरीदते हैं तब देख लीजिए उसमें लेटेस्ट मंथली सिक्योरिटी पैच है या नहीं। अगर नहीं है तो आपकी सिक्योरिटी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर महीने इतनी बड़ी इशू आती है कि सबको मंथली सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट हमेशा रखना चाहिए, कि नहीं रखा तो पूरा डिवाइस खराब हो जाएगा, हैक हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन लेटेस्ट अपडेट रहना, लेटेस्ट सिक्योरिटी रहना आपके साथ में, ये आपके फायदे की ही चीज़ है। जितना अच्छा आपको मिले, जितना रिसेंट सिक्योरिटी अपडेट मिले, उतना ज़्यादा अच्छा, उतनी ज़्यादा आपके डेटा की सिक्योरिटी है, ऐसा समझ के चलिए। होपफुली आपको ये जवाब पसंद आया हो। कमेंट करके बताइए आपकी राय क्या है इसके बारे में। मैं जानना चाहूँगा आपको और कुछ जानना है इसके बारे में या नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल जो आया है हमारे पास में ये है गुड्डू कुमार जी का, जिनका कहना है कि प्रणय जी, क्या आपने भारतीय ये मैसेंजर एलिमेंट्स को यूज़ किया है क्या आपको लगता है कि ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम को टक्कर दे सकता है या हाइक की तरह इसका हल होगा? क्योंकि एक मतलब भारत का एक सोशल मीडिया ऐप नहीं है मार्केट में। यदि आपकी नज़र में कोई है तो अवश्य बताएं। देखिए गुड्डू जी, अभी मैंने वो वाला ऐप तो यूज़ नहीं किया है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले तो अभी टेलीग्राम सिग्नल वगैरह थोड़े बहुत चल रहे हैं आज की डेट में, लेकिन व्हाट्सएप को अभी भी टक्कर नहीं दे पाएंगे। जितनी यूसेज आप देखिए व्हाट्सएप की कितनी है और बाकी सब की कितनी है, व्हाट्सएप अभी भी इतना ज़्यादा आगे है कि कोई इसके पास भी नहीं जा सकता। दूसरा है कि देखिए, अगर किसी भी मैसेंजर ऐप को या फिर सोशल मीडिया ऐप को चलना है तो उसके पास में एक यूएसपी होना चाहिए, और वो यूएसपी ये नहीं होना चाहिए कि मैं भारत से हूँ। अगर इसका यूएसपी सिर्फ है कि भारतीय लोगों ने बनाया है और आप आ जाइए यूज़ कीजिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ हमारे मतलब देश के लोग ही नहीं यूज़ करेंगे उसको। क्योंकि ऐप को, किसी भी मैसेंजर ऐप को या सोशल मीडिया ऐप को सफल होने में बहुत समय लगता है। इतने सारे एस्टैब्लिश प्लेयर हैं, जैसे फेसबुक हुए, फिर इंस्टाग्राम हुए, व्हाट्सएप हुए, आपके सामने बड़े बड़े प्लेयर आ चुके हैं मार्केट में। इनको टक्कर देना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर इनको टक्कर देना चाहते हो तो कुछ ऐसे यूनिक फीचर लाएं, जैसे समझ लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इसका, कि सबसे सस्ते से सस्ते एंड्रॉयड फ़ोन, 4-5 हज़ार के एंड्रॉयड फ़ोन ने बिना लैग के अच्छे से चलेंगे कोई, ऐसा कुछ अगर यूनिक फीचर हुआ किसी ऐप का, तो फिर उसके चलने के चांसेस हैं, क्योंकि वो चल जाए। दूसरा एक उदाहरण देता हूं आपको, अगर ये बिना इंटरनेट के कोई चल जाए, सोशल मीडिया या फिर मैसेंजर ऑफलाइन पूरी तरह से, नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं है, फिर भी चल रहा है मैसेजिंग ऐप, ये एक यूनिक फीचर हुआ। इन सारी चीज़ों के बल पे कुछ चीज़ सफल हो सकती है, लेकिन सिर्फ इस बात पे कि नहीं हम भारतीय ऐप है वगैरह, उस पर अभी सफल होना बहुत मुश्किल है आज के मार्केट में। आप मतलब शिफ्ट कर जाएंगे, 10 लोग आपकी तरह शिफ्ट कर जाएंगे, मैं भी शिफ्ट कर जाऊंगा अगर भारतीय सोशल मीडिया ऐप में। फिर भी जो जनता होती है, बाकी मैक्सिमम लोग तो व्हाट्सएप जैसे ऐप पर ही बैठे हुए हैं। अगर सब एक साथ निकले तभी जाके सफल हो सकता है। और वो जो है ना, इतना मतलब इनर्शिया होता है ना लोगों में कि नहीं हम इससे आदी हो चुके हैं, हमारे सारे लोग इसी पे, हम क्यों छोड़े, तो वो व्हाट्सएप जैसे ऐप को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसीलिए आज की डेट में दूसरे किसी भारतीय ऐप का सफल होना बहुत मुश्किल है, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर कुछ दिन तक वायरल होकर ट्रेंडिंग भी कर गया, जैसे मित्रों जैसा एक ऐप आया था जो टिकटॉक का क्लोन था, अब वैसा ऐप कुछ दिन तक चल गया, लेकिन आज की डेट में आप देखिए इंस्टाग्राम रील्स ने पूरा वो मार्केट ले लिया, क्योंकि टिकटॉक पर भारत में बैन हो चुका है और इंस्टाग्राम रील्स दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। बाकी जितने भी शॉर्ट वीडियो का प्लेटफॉर्म से कोई इतना चल नहीं रहा है। और ये कितने सारे, जब टिकटॉक बैन हुआ था इतने ट्रेंड हुए थे ये सारे, लेकिन आज की डेट में वो सारे के सारे पीछे चले गए हैं फिर से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय ऐप को आज की डेट में सफल होना थोड़ा मुश्किल ही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जय जे, इनका कहना है कि सर बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 रुपीज़ बताएं। गेमिंग के लिए नहीं चाहिए, प्रोफेशनल कोडिंग के लिए नहीं चाहिए, बस बेसिक यूज़ के लिए चाहिए। आप Xiaomi का देख सकते हैं, एक मी नोटबुक 14 ई लर्निंग एडिशन है, 35,000 के आसपास है वो वाला, वो आपके लिए अच्छा विकल्प एक हो सकता है। अदरवाइज 41-42,000 में मी नोटबुक 14 रेगुलर एडिशन भी मिल रहा है। ये दोनों काफ़ी अच्छे वैल्यू फॉर मनी देते हैं उस प्राइस पॉइंट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीपक कुमार जी का कहना है कि सर मेरा टॉपिक से अलग सवाल है मेरा, API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के बारे में जानना है। वो मतलब कैसे काम करता है वो आप मुझे एक्सप्लेन कर देंगे या एक डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए। देखिए दीपक जी, डेडिकेटेड वीडियो उसके बारे में बनाने के सोचेंगे, ठीक है, अच्छा टॉपिक है ये। लेकिन API का बेसिक ये होता है कि समझ लीजिए कि एक उदाहरण देते हैं उससे बताने के लिए। समझ लीजिए कि आप ट्विटर के ओनर हैं, ठीक है, ट्विटर जैसा कोई बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके पास में, तो आपने कुछ APIs ऐसे बना दी जिससे लोग अपने खुद के ट्विटर के ऐप्स डेवलप कर सकें। तो अभी API बेसिकली क्या है, अगर आपको बनाना है ट्विटर के लिए एक ऐप, तो आपको वो API चाहिए जिससे आपको एक्सेस मिलता है। उस एक्सेस से आप क्या कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर, दूसरों के ट्वीट्स, रीट्वीट करने का बटन, फिर रिप्लाई करने का ऑप्शन, ट्विटर के थ्रेड्स होते हैं पढ़ने का ऑप्शन, उसी तरह ट्विटर में लोगों को मैसेज करने का ऑप्शन। ये सारी चीज़ों का एक्सेस मुझे, जो मैं ट्विटर का एम्प्लॉय नहीं हूँ, मुझे कैसे मिलेगा, मुझे API के द्वारा मिलेगा।
तो ट्विटर ने जो API दी है उसके द्वारा कुछ लोगों ने अलग अलग अपने ट्विटर के ऐप्स बना दिए हैं। तो ट्विटर का ऑफिशियल ऐप तो है ही, लेकिन उसी तरह से अलग अलग दूसरे ऐप्स जो बनते हैं उनको बनाने के लिए, किसी भी सर्विस पे बेस्ड ऐप बनाने के लिए आपको API चाहिए। वैसे भी आप देख सकते हैं कि ट्विटर जैसे रेडिट, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐप्स हैं। तो ट्विटर के भी मार्केट में अभी भी अच्छे ऐप्स हैं, लेकिन ट्विटर ने API को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसीलिए वो अच्छे फीचर आपको दे नहीं पाते हैं। तो अब इसका दूसरा साइड ये है कि अगर आप अपना पूरा बिजनेस मॉडल एक API पे रख देंगे कि ट्विटर का मैं ऐप बना दूंगा और मैं इसमें पैसे कमाऊंगा, लेकिन ट्विटर कहने लगा कि नहीं, ये ऐप मतलब API हम सपोर्ट करेंगे तो हमको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, चलो इसे बंद कर देते हैं। तो आप देख लीजिए ट्विटर के कोई भी ऐप्स हैं जो थर्ड पार्टी ऐप्स है ट्विटर के, कितने भी अच्छे हों, उसमें ट्विटर में जो पोलिंग का फीचर आता है, यानी कि अगर आप वोट वगैरह लोगों से लेना चाहते हैं कि ये अच्छा है वो अच्छा है, जो भी पोल्स नहीं चलते हैं। उसी तरह से ट्विटर के मोमेंट्स वाले जो फीचर हैं वो भी नहीं चलते हैं दूसरे ऐप्स में। तो API में ये सारी चीज़ें ट्वीक की जा सकती हैं कि कितने एक्सेस लोगों को देना है, नहीं देना है, और उस API को यूज़ करके लोग उसके ऊपर ऐप बना सकते हैं अपना। तो बेसिक एक्सप्लेनेशन यही है इसका, और डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाना है नहीं बनाना है इसके बारे में मैं सोचूंगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है एक्सप्लेनेशन, और ज़रा आप जानना चाहते हैं या नहीं। अगर है इसमें इंटरेस्ट, आपकी तरह और लोग भी हैं जो जानना चाहते हैं, तो हम इस पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। तो लेकिन जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है वो काफ़ी सिंपल और बेसिक लेवल पे रखा है इसे, ताकि इसे अपने टाइम लिमिट में हम समाप्त कर सकें। लेकिन ऑब्वियसली उसमें और ज़्यादा डेप्थ है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बताने लायक है। तो आप डेफिनेटली कमेंट करके अपनी राय दीजिए, फिर हम देखते हैं आगे इसके बारे में और वीडियो बनाना है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अभी अगला सवाल आया है कृष्णकांत कुमार जी का, जिनका कहना है कि सर 10,000 तक के रेंज में कोई बढ़िया मोबाइल के नाम बता दीजिए प्लीज़, मेरा प्रायोरिटी है बेहतरीन कैमरा और परफॉर्मेंस। कृष्णकांत जी देखिए, अंडर 10,000 आपको बढ़िया कैमरा तो आज की डेट में मिलना मुश्किल है। आई थिंक परफॉर्मेंस फिर भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन अच्छे कैमरे यहाँ पर मिलना थोड़ा टफ ही है। आई एम सॉरी, लाइक वो वाला चीज़ मैं आपको उतना अच्छे से रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा। अगर आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मतलब अगर 15 के रेंज में आ सकते हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे विकल्प है। Realme 7 एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है वैसा। लेकिन अंडर 10,000 आप देख सकते हैं। आई थिंक Realme 5i अभी भी उपलब्ध है उस प्राइस रेंज में, वो एक डिसेंट ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको कभी कभी मोटो G9 ये स्मार्टफोन मिलता है अंडर 10,000 सेल वगैरह में, तो वो एक देख लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस आपको दे देगा। थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हैं तो पोको M3 भी है अराउंड 12,000 रुपीज़, वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आज की डेट में ना ऐसे 1 साल पहले वाली बात नहीं रही, 1.5 साल पहले वाली बात नहीं रही कि जब हमको है ना इतने अच्छे फ़ोन मिलते थे अंदर 10,000 की, सब कुछ मिल जाए भाई वहाँ पे। अभी के लिए वही सारे फीचर्स 12,000 रुपये के आसपास के रेंज में मिल रहे हैं, इसीलिए आपको कह रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बजट बढ़ा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर आया है हमारे पास में सवाल आलोक प्रसाद जी का। इनका कहना है कि प्रणय भाई, मैं एंड्रॉइड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे iOS में स्विच करना है, कौन सा आईफोन अच्छा है स्टार्टिंग के लिए? 1 डे बैटरी बैकअप चाहिए मुझे आईफोन में, और मैं गेमर नहीं हूँ, या फिर मैं सेकंड हैंड आईफोन ले लूँगा शुरुआत करने के लिए। देखिए आलोक जी, अगर आप सेकंड हैंड आईफोन ले रहे हैं ना, उसमें बैटरी हेल्थ जरूर चेक करना। सेटिंग्स में जाके बैटरी पे टैप कीजिए, वहाँ पर बैटरी हेल्थ आपको दिख जाएगी। अगर उसकी बैटरी हेल्थ कम है, यानी कि कम यानी कितना, 80% या उससे नीचे है, तो फिर आप वो वाला आईफोन मत लीजिए, या फिर बैटरी रिप्लेस कराने के बाद नहीं लीजिए, या फिर लेके बैटरी रिप्लेस करा दीजिए। एप्पल कंपनी कर देगी बैटरी रिप्लेस उसकी, आई थिंक 7,500 या कुछ ऐसा चार्ज होता है उसका, तो उसका ध्यान जरूर रखिए। अगर उसकी बैटरी हेल्थ 90% से ऊपर है तो कोई चिंता नहीं है, फिर आपको ज़रा कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। न्यू आईफोन में अगर आप लेना चाहते हैं, आप बजट बढ़ा दें मुझे, तो मैं सबसे बढ़िया चीज़ आपको रेकमेंड कर देता, बिल्कुल भी बेझिझक होकर। लेकिन आज की डेट में iPhone 11 मैं रेकमेंड करूंगा, सबसे बेस्ट है इन द सेंस दैट जो आपको चाहिए बैटरी लाइफ भी, और एकदम मतलब ऐसे प्रीमियम फ्लैगशिप जैसा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। 55,000 स्टार्टिंग प्राइस है। सेल के दौरान मैंने देखा है 48,000 तक आया था दिवाली के टाइम पे। थोड़ा इंतजार कर लीजिए आप, iPhone 11 अंडर 50 फिर से आ जाएगा, उस प्राइस पे अच्छा डील होगा वो वाला, वही वाला मैं रेकमेंड करूंगा जो आप कह रहे हैं उसके लिए। अगर आपका बजट उतना नहीं है तो iPhone XR भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, थोड़ा पुराना हो गया आज की डेट में, लेकिन फिर भी मतलब बिना आपको कोई इशू दिए चलेगा। मैं आपसे कहूंगा कि अगर न्यू ले सकते हैं तो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड हैंड में बस ये बैटरी की एक इशू आप देख लीजिए, क्योंकि वही आपकी मेन प्रायोरिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी अनूप पेडनेकर जी का कहना है कि Xbox और प्ले स्टेशन टीवी से कनेक्ट करना है तो टीवी के स्पेक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्या, जैसे कि टीवी का प्रोसेसर, और Xbox और प्ले स्टेशन ये लैपटॉप और पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? चलिए दूसरे सवाल का जवाब पहले देते हैं। इन्हें लैपटॉप और पीसी से आप नहीं कनेक्ट कर सकते, लेकिन अगर आपके पीसी का मॉनिटर है जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं Xbox या प्ले स्टेशन के साथ में, यस, उससे HDMI के द्वारा कनेक्ट हो सकता है। कई बार मॉनिटर के अंदर स्पीकर भी होता है, तो फिर आपको अलग से स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं है, मॉनिटर के ऑडियो से आप मजा ले सकते हैं, या फिर हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा वाला जो सवाल आपने पूछा था कि इन दोनों को टीवी से कनेक्ट करना है तो टीवी के स्पेक्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं, जैसे कि प्रोसेसर। टीवी का प्रोसेसर बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो प्रोसेसिंग पावर है वो सब आपके कंसोल से आती है, लेकिन टीवी में जो डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको 4K 60 FPS में गेमिंग करना है
तो टीवी में उस रेजोल्यूशन और उस फ्रेम रेट का सपोर्ट होना चाहिए। अगर आप 1080p टीवी में 4K गेमिंग करना चाहते हो तो वो तो हो नहीं पाएगा ऑब्वियसली। उसी तरह से टीवी में डिस्प्ले पैनल कौन सा है, OLED है, LED है, LCD है, या फिर आपको मिल रहा है QLED या ऐसे कुछ अलग टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से भी गेम की पिक्चर क्वालिटी पे काफ़ी अंतर पड़ता है। और एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन पे आप मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हैं स्ट्रीमिंग ऐप्स के द्वारा, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन इत्यादि, तो उस एक्सपीरियंस पे भी फर्क पड़ता है। तो डिस्प्ले पैनल क्वालिटी और डिस्प्ले पैनल रेजोल्यूशन और डिस्प्ले पैनल का रिफ्रेश रेट, इन तीनों चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इन कंसोल्स में से कुछ लेना चाहते हो तो मिनिमम आप 4K टीवी लीजिए, और ऐसा मतलब सस्ता वाला 4K एकदम अफोर्डेबल जो होता है ना, सबसे बजट वाला, वो मत लीजिए। थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करने के बाद में अगर 50,000 के आसपास आप आ सकते हैं तो आपको मी QLED टीवी मिल जाएगा 4K वाला, जो काफ़ी अच्छा होगा इस टाइप के यूज़ केस के लिए। अगर आप 50 के नीचे रहना चाहते हैं तो OnePlus टीवी का एक है Q1, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नहीं Q1 नहीं, सॉरी, OnePlus टीवी U1 55 इंच का है, वो भी काफ़ी अच्छा टीवी है, इन कंसोल्स के साथ में बढ़िया चल जाएगा। अदरवाइज सोनी, सैमसंग, LG, इनके सबके भी काफ़ी अच्छे टीवीज़ होते हैं, बट आप मिनिमम 4K लीजिए पूरा मज़ा उठाने के लिए इन लेटेस्ट कंसोल्स का, सीरीज X और PlayStation 5 इनके लिए, ठीक है। पुराने कंसोल रहेंगे तो 1080p से भी काम चल जाएगा, लेकिन लेटेस्ट कंसोल में अगर आपको अच्छे गेम्स वगैरह खेलना, अच्छे विजुअल्स चाहिए तो 4K टीवी इज द मिनिमम आई वुड रेकमेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अभी अंकुर यादव जी का कहना है कि सर मेरा बजट 30,000 रुपये है, कौन सा मोबाइल बेस्ट है कैमरा और गेमिंग के लिए, प्लीज़ बताइए। अंकुर जी, अंडर 30,000 रुपीज़ काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं एक्चुअली मार्केट में। कैमरा गेमिंग के लिए आई थिंक आप OnePlus Nord देख सकते हैं, उसका कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा था, गेमिंग भी काफ़ी अच्छी थी। साथ में आपको उस प्राइस रेंज में आई थिंक Realme X7 Pro भी मिल जाएगा अराउंड सेम प्राइस रेंज, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बस उसका कैमरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन गेमिंग वगैरह के लिए वो काफ़ी अच्छा चल जाएगा। तो इन दोनों में से आप देख सकते हैं जो आपको लेना है। आई डोंट थिंक आप निराश होंगे इन दोनों में से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरभ कुमार जी का कहना है कि प्रणय सर नमस्कार सर, मैंने आपकी राय लेने के बाद में iPad 8 Gen 128 GB वाईफाई ले लिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी राय के लिए। मैं एप्पल का स्मार्ट कीबोर्ड लूँ या लॉजिटेक का K480 वाला कीबोर्ड सही रहेगा, या कोई और लेना सही रहेगा? और iPad 8 Gen में MS ऑफिस में कृति देव फॉन्ट में कैसे इस्तेमाल करूँ, मतलब चल सकता है क्या, मुझे इससे कार्य करना होता है? ओके सौरभ जी, पहले स्मार्ट कीबोर्ड वर्सेस लॉजिटेक K480, देखिए अभी आपने ऐसा पूछ लिया ना मुझे कि मैं iPhone 12 Pro Max खरीदूं या फिर मैं Redmi Note 8 खरीदूं, मतलब प्राइस में ज़मीन आसमान का अंतर है, कहने का मतलब ये है। तो लॉजिटेक K480 जहाँ तक मुझे पता है 2-3-4 हज़ार ऐसे कुछ आता है वो उसका प्राइस, और जो एप्पल का स्मार्ट कीबोर्ड है जो कवर के साथ में आता है वो 13,900 रुपये का है जहाँ तक मुझे पता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एप्पल का स्मार्ट कीबोर्ड ही मैं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा सीमलेस है, ओवरऑल अच्छा चलता है, उसमें पेयरिंग वगैरह की कोई इशू नहीं आती है। लॉजिटेक K480 मैंने 3 कीबोर्ड यूज़ किए हैं ओवरऑल, और कुछ समय बाद में थोड़ा ख़राब हो जाता है, ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कहने कि प्रोडक्ट ख़राब है। अब मैंने एक लिया था आई थिंक 1-1.5 साल पहले एक ऑर्डर किया था, तो उसके 6 महीने बाद ही बहुत सारे कनेक्शन इश्यूज वगैरह आने लग गए और वो चलता नहीं है ठीक से अभी। उसके पहले एक कीबोर्ड यूज़ किया था मैंने 1.5-2 साल तक, और 2 साल के बाद में उसका एक S की काम करना बंद हो गया, और उसके बाद में पूरा कीबोर्ड ही मतलब बेसिकली ख़राब हो गया था। तो ऐसे मतलब लंबा चलता नहीं है वो, लेकिन सस्ते में वो अच्छा विकल्प है वो, डेफिनेटली जब तक चलता है तब तो काफ़ी अच्छा चलता है। अदरवाइज अगर आपका बजट है तो डेफिनेटली एप्पल का स्मार्ट कीबोर्ड लीजिए, वैसा उतना अच्छा कीबोर्ड कोई और नहीं चलता है, ये तो डेफिनेटली मैं कह दूंगा आपको। और काफ़ी हल्का भी है वो कीबोर्ड, तो साथ में कैरी करने में बहुत आसानी होती है। और ऐसे डेस्क पे अगर आपको लैपटॉप की तरह यूज़ करना है अपने iPad को रख के, तो वो स्मार्ट कीबोर्ड आपके लिए काफ़ी अच्छा एक विकल्प हो सकता है। अब दूसरा जो आपने पूछा था कि वो कृति देव फॉन्ट उसमें चलती है कि नहीं, देखिए अब MS ऑफिस तो चल जाएगा उसमें, लेकिन आई थिंक iOS 14 में फॉन्ट इंस्टॉल करने का ऑप्शन आया है, पर मैंने स्पेसिफिकली कृति देव फॉन्ट इंस्टॉल किया नहीं है उसमें। तो आप चेक कर लीजिए ऑनलाइन, अगर आपको कोई जवाब मिलता है तो, अगर नहीं मिलता है तो आप बता दीजिए, मैं खुद ही वो फॉन्ट ढूंढ के इंस्टॉल करने की कोशिश करूंगा iPad में, फिर आपको मैं बता देता हूँ। मेरे पास भी घर पे एक iPad 7 Gen है, 8 Gen नहीं है मेरे पास में, लेकिन उसमें भी iOS 14 है, तो आई डोंट थिंक उसमें भी ज़्यादा अंतर होना चाहिए। आप अपना अनुभव बताइए मुझे कॉमेंट करके, या फिर अगले हफ्ते इसी एपिसोड में आपको सवाल पूछ लीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पे जरूर जाइए, और टेक आपकी जुबान में का अगला एपिसोड आएगा अगले शनिवार को 1 बजे, तो मिलते हैं आपसे तब। गैजेट्स 360 हिंदी की तरफ से और हम सब पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस शो में आते रहते हैं उसके लिए।